नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है। संज्ञा से काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता रहा है। ठीक है, चाहे वो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या लेखपाल का हो, ठीक है, या रेडियो हेड ऑपरेटर हो या असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हो या कोई भी ऐसी परीक्षा जहाँ पर हिंदी जो है वो सिलेबस में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ पर संज्ञा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। ठीक है। तो आज हम संज्ञा के सारे भेद को देख लेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है। तो आज भी इसका जो डेफिनेशन जो है वो वही है। ठीक है। तो संज्ञा हम किसे कहते हैं भाई? संज्ञा तो हम उसे ही कहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी प्राणी हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, भाव हो गया या द्रव्य हो गया। ठीक है। या द्रव्य का दशा का पहचान करा बताने वाले या कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, देखिए प्राणी हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, ठीक है, भाव हो गया या दशा की पहचान कराने वाले शब्दों को या शब्द को होगा, शब्दों को नहीं होगा। ठीक है। शब्दों को भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल शब्द करिए। शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अर्थ के आधार पर इसके 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है। तो 5 भेद क्या क्या है? पहला, यहाँ पे दूसरा लिख लीजिए, फिर यहाँ पे तीसरा लिख लीजिए, यहाँ पे चौथा और यहाँ पर पांचवा, ऐसे कर लीजिए। ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। चौथा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद हो जा रहे हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। आप दो का जोड़ा बना लीजिए। जैसे कि आप क्या करिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा एक साथ आप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों का समूह होता है, ऐसे मतलब एक ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को आप एक में कर सकते हैं, और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को आप एक साथ कर लीजिए। ठीक है। और द्रव्यवाचक तो याद ही रह जाएगा आपको। ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए व्यक्तिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया और द्रव्यवाचक। 5 प्रकार की हमारी संज्ञाएं हो गई हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके सभी संज्ञा को हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है ये? तो जैसे मान लीजिए कि कोई खास या विशेष जिसके जैसा कोई हो ही नहीं, मतलब कोई नहीं होना चाहिए उसके जैसा। ठीक है भाई। मान लीजिए कि जब तक वो अपने आप में खास नहीं होगा तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे होगी? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जैसा फिर कभी हुआ ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि गंगा नदी, तो गंगा नदी के जैसा कोई और नदी नहीं है। ठीक है।
नदियाँ बहुत सारी हैं। अभी हम ये भी देखेंगे कि फिर नदियाँ जो होती हैं वो किस में आएंगी, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आते हैं जिनके जैसा कोई हो ही नहीं, मतलब पूरे पृथ्वी पर, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होना चाहिए उनके जैसा, ठीक है। तो जैसे कि खास, विशेष, जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो, ठीक है। इस चीज़ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जिसके जैसा कोई नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि महीनों के नाम, अरे भाई मान लीजिए कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, तो फरवरी जैसा जनवरी नहीं होगा, जनवरी जैसा फरवरी नहीं होगा, और अक्टूबर जैसा नवंबर नहीं होगा, और नवंबर जैसा सितंबर नहीं होगा। समझ रहे हैं, वो एकदम एक स्पेशल होते हैं सब। फिर मान लीजिए कि किताबों के नाम, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि बिपिन चंद्रा का इतिहास, ठीक है, तो ये एक स्पेशल किताब हो जाएगी, उसके जैसा कोई और नहीं होगा, ठीक है। या मैं कह दूं कि भूगोल की, भारत के भूगोल की किताब, ठीक है। समझ रहे हैं, मतलब एक स्पेशल होना चाहिए इसके जैसा फिर कोई और ना हो। फिर अगला देखते हैं नदियों के नाम, वही गंगा, जमुना, ठीक है, गंगा हो गया, जमुना हो गया, कोई भी नदी का नाम आप ले लेंगे, क्योंकि भाई वो अपने आप में एक खास नदी हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि एकदम एक स्पेशल होना चाहिए, उसके जैसा कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये क्या है? तो ये एक ही जैसे व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के नाम, ठीक है, उसके जैसे अनेक भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पूरा एक जाति होगा, ठीक है, तो लिख लीजिए कि एक ही जैसे व्यक्ति, अभी हम बताएंगे इसके बारे में, एक ही जैसे व्यक्ति हो गए, ठीक है, प्राणी हो गए, प्राणियों को आप देख सकते हैं, वो भी एक जैसे होंगे, वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं को आप देख सकते हैं, ठीक है, वस्तुओं आदि के नाम, ठीक है, और उनके जैसे अनेक भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इनके जैसे और भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुर्सी, तो ये बताइए कि आपने कहा कुर्सी, तो कुर्सी तो यार एक पूरी एक जाति में हो गई, ठीक है। अब ये व्यक्तिवाचक इसको बनाना है तो कैसे करेंगे हम कह देंगे कि सर छोटी कुर्सी, ठीक है, या ऐसे भी मत बनाइए, छोटी कुर्सी मत बनाइए, आप ऐसा कर दीजिए, कह दीजिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी। तो प्रधानमंत्री की जो कुर्सी होगी वो एक स्पेशल उन्हीं का हो गया और किसी का नहीं होगा वो, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कुर्सी, तो भाई बहुत सारी कुर्सियाँ हो सकती, कुर्सियों की पूरी जाति होती है, छोटी कुर्सी, बड़ी कुर्सी, लंबी कुर्सी, ठीक है, इस प्रकार से आप समझिए, ठीक है। फिर मैं कहूँ लड़का, तो कैसा लड़का, लड़कों का पूरा एक जाति है, तो मैं कहूँ कि छोटा लड़का, बड़ा लड़का, मोटा लड़का, काला लड़का, सांवला लड़का, गोरा लड़का, कैसा लड़का। शहर, भी पूरा एकदम एक जाति होता है, मैं कहूँ कि गोरखपुर, बनारस, बलिया, बिहार, बक्सर, कौन सा शहर, ठीक है। ऐसे आप गांव भी देख सकते हैं, नदी भी देख सकते हैं, नदी, तो इसको नदी है, तो मान लीजिए अगर मैंने कह दिया कि गंगा नदी, तो गंगा नदी, तो फिर तो वो व्यक्तिवाचक में चला गया। लेकिन अगर बस नदी कह रहे हैं तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टार बना के लिख लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की तरह कभी कभी प्रयोग होता है ये, ठीक है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये कभी कभी मतलब जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि वाचक संज्ञा कभी कभी
जातिवाचक संज्ञा जैसे प्रयोग होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल एक लिख दूं यहाँ पर, एक मिनट, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आज भी देश में ज़रूरतों की कमी नहीं है। ठीक है, आज भी देश में ज़रूरतों की कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ज़रूरत जो है, ज़रूरत ये तो किसी का नाम हो गया स्पेशल, तो भाई ये तो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा लग रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आज भी देश में ज़रूरतों की कमी नहीं है, यानी कि ये जो ज़रूरत है ना, ये एक अभी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा न रह करके अभी एक जाति को पूरा एकदम संबोधित कर रहा है। समझ रहे हैं? इस तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अब ये ज़रूरत जो है अभी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं रह गई, अभी एक पूरा एकदम एक जाति का बात करने लगा है। ठीक है, कि ज़रूरत मान लीजिए कोई बेईमान होगा, ठीक है, उस तरीके से बात आप समझ सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं और समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बताऊं कि हमें विभीषण से सावधान रहना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं विभीषण तो भाई ये तो रावण का भाई था ये तो। ठीक है, तो फिर आप विभीषण से क्यों कह रहे हैं मतलब बच के रहने के लिए? अरे भाई वो तो ठीक है, वो रावण का भाई था, लेकिन यहाँ पर जो विभीषण है वो व्यक्तिवाचक ना होकर के एक जाति को पूरा संबोधित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो सेंस निकल के आ रहा है वो पूरा एक जाति को लेकर के निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी कभी जातिवाचक संज्ञा की तरफ प्रयोग होता है। ठीक है, यही चीज़ आप आगे भी देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ प्रयोग होगा। अभी हम आगे देखने जा रहे हैं उसको। ठीक है, तो लिख लीजिए स्टार बना के कि जातिवाचक संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे प्रयोग होती है। क्या है इसका मतलब? तो देखिए अभी हमने देखा कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाए। देखिए मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि ये दोनों एक ही था। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इसको हमने दो भागों में बांट दिया। जातिवाचक एक और हम मतलब लेकर के चले आए। ठीक है, नहीं तो ये दोनों एक ही हुआ करता था। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन जब सिलेबस में जब 5 जब कह दिया है तो 5 आइए, इतना ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, अच्छा तो अभी हम क्या देखेंगे कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जा रहा था। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा कैसे व्यक्तिवाचक बन जा रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए कि गोस्वामी जी हिंदी के प्रख्यात ज्ञाता थे। ठीक है, गोस्वामी जी हिंदी के प्रख्यात ज्ञाता थे। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो गोस्वामी जी जो शब्द जो है, गोस्वामी तो पूरा एक जाति होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं कि गोस्वामी जी से हम यहाँ पे क्या मतलब अर्थ निकाल के ला रहे हैं कि हम इसकी बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर देखिए गोस्वामी जो होते हैं ये पूरा एक मतलब इनका एक समुदाय होता है। ठीक है, ये पूरा एक जाति होती है इनकी गोस्वामी की। ठीक है, आपने बहुत जगह टाइटल देखा भी होगा गोस्वामी, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि गोस्वामी जी हिंदी के प्रख्यात ज्ञाता थे। तो यहाँ पर हम एक जाति संज्ञा की तरह से न प्रयोग करके इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देख लीजिए जिसमें कह दूं कि नेताजी हमें
हमेशा नेताजी हमेशा याद रहेंगे, याद रहेंगे। क्या है इसका मतलब? अरे भाई हम तो नेताजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेताजी हमेशा याद रहेंगे, तो नेताजी जो हैं ये तो पूरा, नेता जो होते हैं वो तो पूरा एक जाति होता है। लेकिन यहाँ पर नेताजी से मतलब एक पूरा जाति से ना हो करके एक स्पेशल एक किसी व्यक्ति से है, ठीक है। ये कौन है ये? तो ये सुभाष चंद्र बोस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे तुलसीदास के बारे में, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास थे ना, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा कि गोस्वामी तो पूरा एकदम एक जाति है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका? तुलसीदास का। और उसी प्रकार से यहाँ पर नेताजी हमेशा याद रहेंगे, तो नेताजी का मतलब यहाँ पे पूरा एक जाति का नहीं है। नेताजी का मतलब यहाँ पर ये है कि हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इस तरीके से आप समझिएगा कि जातिवाचक कभी कभी व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक कभी कभी जातिवाचक में प्रयोग होने लगता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तियों वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्द, ठीक है। हो सकता है कि कोई व्यक्तियों का समूह हो, व्यक्तियों का या वस्तुओं का भी हो सकता है भाई, ठीक है। का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं कहूँ झुंड, अभी एक मूवी भी आई है झुंड, ठीक है। झुंड, कक्षा, ठीक है, भीड़, समूह, देख रहे हैं। इन सारे शब्दों का जब भी आप प्रयोग करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगे जैसे कि यार ये पूरा एकदम एक समूह होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ झुंड, तो झुंड यार एक दो लोगों का थोड़ा ना होता है, कई लोगों का होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कक्षा, तो कक्षा में एक दो विद्यार्थी तो होते नहीं हैं। कक्षा में कम से कम 10 गो, 12 गो, 15 गो ऐसे होते होंगे। भीड़ में भी कम से कम 15 गो, 25 गो, 30 गो होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जो संज्ञा होती है ये एक पूरे एक समूह का बोध कराती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। गुच्छा भी आप लिख सकते हैं, गुच्छा, ठीक है। तो गुच्छा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चाबियों का गुच्छा, तो ये क्या हो गया? ये जातिवाचक में चला जाएगा, ठीक है, चाबियों का गुच्छा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हरे चाबियों का गुच्छा, तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बदलना मतलब सोचिएगा कैसे कैसे होता है। ये समझने का जब प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। अगला क्या है? अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जैसे नापने, मापने या तुल्य योग जो वस्तुएं जो होती हैं, उनका जो बोध कराने वाले जो चीज़ें जो होती हैं, उनको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, नापने, मापने या तुल्य, ठीक है, योग्यता, तुल्य, योग्य वस्तुओं का बोध कराने वाले, ठीक है, शब्द। जैसे जैसे घी हो गया, ठीक है, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, तेल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इत्यादि। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ऐसी सारी चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जो कि द्रव्य अवस्था में होती हैं। द्रव्य अवस्था में देखिए, जैसे कि ये नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि द्रव्य अवस्था में ही हो, ठीक है। लेकिन देखिए द्रव्य अवस्था में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन तुल्य योग होगा, नापने योग्य होगा, मापने योग्य होगा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सोना जो है ये द्रव्य अवस्था में थोड़े ना है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? ये तुल्य योग तो है ना। ये भाई इसका हम देख तो सकते हैं ना कि कितने का सोना होगा, कितना नहीं होगा, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, कितना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा। सारी धातुओं का नाम इसमें आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम पाँचवा,
पांचवा क्या चीज़ है? तो पांचवा अंतिम है, ये है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो प्राणी या वस्तुओं के गुण, प्रकृति, धर्म, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो प्राणी, वस्तु के गुण, दोष, ठीक है, गुण, दोष, दशा, धर्म आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? धर्म का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि बचपन हो गया, लड़कपन हो गया, ठीक है। फिर पुरुषत्व हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, जैसे कि ये जातिवाचक ही शब्द होते हैं, ठीक है, वहीं से ये भाववाचक बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि बालक, ठीक है, बालक प्लस पन क्या हो गया? बचपन हो गया। अगर मैं कहूँ कि लड़का प्लस पन तो लड़कपन हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ पुरुष तो भाई पूरा एक जाति ना होगा, ठीक है, पुरुषों की एक जाति होती होगी, ठीक है। लेकिन इसमें हमने जब पन लगा दिया, पन नहीं, त्वा, पुरुष प्लस त्वा, तो क्या हो गया? पुरुषत्व हो गया। यानी कि जातिवाचक से अगर आप भाववाचक बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने लड़का में हमने क्या प्रत्यय लगाया है, ठीक है, तो हमने पन प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? लड़कपन हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ पशु, भाई पशु है ये, तो पशु क्या है? पशु तो पूरा एक जाति होगा। अब पता नहीं कौन सा पशु है ये। अब मैं कहूँ कि शेर है, तब तो भाई वो एक व्यक्ति में आ जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अभी हम बात करें पशु का, तो पशु जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं पशु के साथ अगर ता लगा दूँ, ता प्रत्यय, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पशुता हो जाएगा। और जैसे ही पशुता हो गया, यानी कि पशु में ये मतलब जो पशु जो शब्द है ये क्या हो गया? ये एक भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, समझते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। और संज्ञा में हमारा ये जो चीज़ है वो कंप्लीट हो गया है। कल जो हम बात करेंगे वो सर्वनाम के बारे में बात करेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। 6 भेद होते हैं इसके, कौन कौन से शब्द होते हैं, 11 शब्दों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और कल हमारे सर्वनाम की क्लास ख़त्म हो जाएगी और सारे सर्वनाम के हम भेद को देख लेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।